ऑसिलेशंस ऑफ लिक्विड में यूट्यूब में हमने क्या किया था, यूट्यूब ली थी, यूट्यूब के अंदर हमने लिक्विड डाल दिया था और लिक्विड को हमने डिप्रेस किया था बाय ओरिजिनल हाइट जो लिक्विड की थी कितनी थी, h। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अंडर रूट h बाय। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा कि आपने उसको कितना डिप्रेस किया या कितना आपने उसको दबाया, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा, बाय का कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया। इसका डेरिवेशन करवा जरूर दिया मैंने आपको, लेकिन सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगर स्कूल में करवाएंगे तो बता दें, दोबारा से करा दें। उसके बाद आता है ऑसिलेशंस ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर। इससे फॉर्मूला दूंगा इसको, ऑसिलेशंस ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर। जो चीजें नहीं है उसका उसमें हम टाइम नहीं करा करेंगे, फॉर्मूला हमारे काम आ सकता है, इसमें फॉर्मूला हम थोड़ा सा कर लेंगे। ऑसिलेशंस ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर, एल लेंथ का सिलेंडर है हमारे पास और स्मॉल एल पोर्शन जो है दैट इज इनसाइड द लिक्विड, और हमने इसको थोड़ा सा वाई से डिस्प्लेस कर दिया, नीचे की तरफ हमने इसको दबा दिया। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आएगा, बोलूँ मैं बोलूँ, देखो पहली बार में इतना हिस्सा कैसे करना है वो बता रहा हूँ, करवाऊंगा नहीं, टाइम नहीं खराब करना इसमें। पहले क्या था, इतना हिस्सा पानी के अंदर था, अगर ये हिस्सा पानी के अंदर था तो इस पर क्या लग रही होगी, अपथ्रस्ट। अगर ये यहाँ रुका हुआ है, इसका मतलब इस केस में इसके ऊपर लगने वाली अपथ्रस्ट और इसका वेट जो इसको नीचे ले जाएगा वो बराबर हो। अब आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा नीचे और दबा, थोड़ा सा नीचे और दबाने से क्या हुआ, थोड़ा और पोर्शन पानी में गया, थोड़ी सी एक्स्ट्रा थ्रस्ट लगी, लेकिन जैसे आप हाथ हटाओगे वो एक्स्ट्रा थ्रस्ट इसको किधर लो फेंकेगी, ऊपर की तरफ। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, लिक्विड ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करने लगेगा, ठीक है ना। ये जो सिलेंडर है इसमें भी आप वही प्रूव करोगे जैसे हमने पहले क्लासेस में करते आए, रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई या एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू वाई। ऑब्वियसली नेगेटिव तो है, अगर ऐसा है तो मोशन कैसा होगा, ऐसे चेक। टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम आएगा, इस बात से बेफिक्र कि भाई कितना डिस्प्लेस किया गया। पिछली बार भी कोई वाई नहीं आया है ना, पिछला वाला आर्टिकल कौन सा था, यूट्यूब वाला। उससे पहले टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम आया, उसमें आपने कितना डिस्प्लेस किया, लेना देना नहीं है, आयोटा लेना देना नहीं है। इससे पहले वाले में आपने कितना डिस्प्लेस किया, कोई फॉर्मूले में नहीं आया। अब की बात भी आपने कितना नीचे को दबाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस चीज पर फर्क पड़ेगा, ओरिजिनली पानी में कितना था, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। अंडर रूट एल बाय जी, ठीक है। आगे चलिए, आगे लिखिए ऑसिलेशंस ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग। ऑसिलेशंस ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग, बच्चे टेस्ट के लिए कह रहे थे, अभी तक किसी ने मुझे बोला नहीं है टेस्ट के लिए। ऑसिलेशंस ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग, और इसमें पहला सब आर्टिकल है वाइब्रेशंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वाइब्रेशंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसका फोर्स कांस्टेंट है K। अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ और आगे लेकर जाता हूँ, m मास का ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको उठा के यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर देता हूँ तो इस पर रीस्टोरिंग फोर्स किधर को लगेगी, मीन पोजीशन की तरफ। सब कुछ वही है, कुछ नया नहीं है।
क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला बनना चाहिए? बेसिक फॉर्मूला याद करो जो मेन का था, 2 पाई अंडर रूट इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। अरे थोड़ी लेट हो जाती है तो क्या होगा? इनर्शिया फैक्टर इज मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया और स्प्रिंग फैक्टर कितना है? तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 पाई m बाय 2 पाई n बाय k। दीवार हटवा दूं क्या? हटवा देता हूँ, उसमें दिक्कत हो रही है। वहाँ पे आ जाओ, दोस्तों के साथ आ जाओ, वहाँ मच्छर भी काटेंगे, कोने में घुस जाओ। पीछे बेंच पे चले जाओ, आइए। तुम एक काम करो, तुम तीनों ही पीछे शिफ्ट हो जाओ, ऊंचे हो जाओगे थोड़े से तो देखने में भी आसानी होगी। दूसरा लिखिएगा, ये आपने करा वाइब्रेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो बच्चे अभी आए वो देख लें एक बार। हम यहाँ पर वही आर्टिकल कंटिन्यू करें हमने। ये स्प्रिंग ले लिया, एन मास के साथ बांध दिया। जैसे इस एन मास को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स करेगी अंदर की तरफ को। स्प्रिंग कांस्टेंट हमने के ले लिया है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, तो हमने एम ले लिया। स्प्रिंग फैक्टर कितना है? के, तो हमने के से डिवाइड। क्लियर है? आगे चलो। दूसरा, वाइब्रेशंस इन वर्टिकल डायरेक्शन। वाइब्रेशंस इन वर्टिकल डायरेक्शन या वाइब्रेशंस इन वर्टिकल स्प्रिंग कैसे भी लिख लो। ये हमने अनलोडेड स्प्रिंग ले लिया पहले, ये हमने अनलोडेड स्प्रिंग ले लिया। अनलोडेड स्प्रिंग को हमने ए पॉइंट तक रख लिया, समझ। अब हमने इसको लोड कर लिया। अब हमने इसको लोड कर लिया और अब ये एल लेंथ से एक्सटेंड कर गया। इसका वेट कितना है ना? अब ये हो गया, ये है अनलोडेड स्प्रिंग। ये हो गया लोडेड स्प्रिंग। अनलोडेड स्प्रिंग का मैं कुछ कर नहीं सकता, तो पहले मुझे लोड करना पड़ा। अब लोडेड स्प्रिंग थोड़ा सा खिंच गया तो इसमें क्या आ गई? रिस्टोरिंग फोर्स आ गई। तो जब रिस्टोरिंग फोर्स आ जाए किसी चीज में और वो इक्विलिब्रियम में हो, आप उसको थोड़ा सा छेड़ो, माने थोड़ा सा खींचो और छोड़ दो, क्या करेगा वो? टक 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 ऐसे चलो। यही आर्टिकल है। आगे क्या किया हमने? इसको वाई डिस्प्लेस कर दिया थोड़ा सा और पीछे। थोड़ा सा हमने इसमें और वाई डिस्प्लेसमेंट दे दिया। यहाँ पर भी रीस्टोरिंग फोर्स थी इसमें, और यहाँ तो बहुत बढ़ गई रीस्टोरिंग फोर्स। कुछ 2-4 लाइन लिखनी है, जरा एक बार लिखते हैं। मुझे बताते चलो कि मैं F1 किसके इक्वल लिख दूं, F2 किसके इक्वल लिख दूं, तो फिर अपना आंसर निकालेंगे। F1 कवर किसके बराबर आएगी? F1 रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर आनी चाहिए? ऑब्वियसली आएगी, लेकिन हम उस फॉर्मूले पे जाओ, हुक्स लॉ पे जाओ। हाँ, माइनस के बाय माइनस के एल। कितना एक्सटेंशन आया? एल। आपने जैसे ही लोड किया उसमें कितना एक्सटेंशन आया? एल। तो माइनस के आ गया। आगे लिखो, आगे लिखो। और अभी तूने क्या बोला? ऑल्सो F1 इज इक्वल टू, पीछे की डायरेक्शन ले लेता हूँ, तो KL और mg बराबर होगा
है ना, यहाँ से भी यूज कर लेंगे हम के को, बाद में देखेंगे इसको कभी तो। अच्छा F2 बताओ किसके इक्वल आएगी? माइनस के एल प्लस वाई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब लिखो नेट रीस्टोरिंग फोर्स। इसमें मेन पोजीशन कौन सी वाली थी? इसमें मेन पोजीशन कौन सी वाली थी? हाँ बिल्कुल, ए मेन पोजीशन, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये है मेन पोजीशन। सी, ए का क्या करना है? इतना क्यों जाएगा? अरे यहाँ तक तो इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट पर था ही वो, यहाँ थोड़ी कुछ अप डाउन मूवमेंट दिखा रहा है, ऐसे चल कर रहा है, इसके अंदर कुछ नहीं कर रहा, यहाँ तो कुछ नहीं कर रहा। यहाँ के बाद जब आपने इसका इक्विलिब्रियम खराब किया उसके बाद हुआ ऐसे चल। यहाँ तक तो आपने लोड करा छोड़ दिया, आपने तो यहाँ लोड करा छोड़ दिया, अभी यहाँ पे रुक गया, यहाँ रुक गया, तो ये क्या है इसकी मेन पोजीशन। और अब आपने मेन पोजीशन से थोड़ा डिस्टर्ब किया इसको, तो ये मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा। लिख लेना यहाँ पर ये मेन पोजीशन, लिख लेना सी इज द मेन पोजीशन। नेट रीस्टोरिंग फोर्स कितना? F2 माइनस F1 कितनी आएगी? KL तो कट ही जाएगा, KL तो कट ही जाएगा, क्या बचेगा? माइनस के। ठीक है, आगे इसमें भी वही आ गया। मोशन कैसा है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल के और फटाफट दे दो, क्या आंसर आने बता दो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ फटाफट, जल्दी करो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा? थोड़ी देर चला लो नहीं, बताइए बताइए क्या है? 2π√L/G। मैं यही कर, आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखना है। टाइम पीरियड हो गया 2π√, इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। इनर्शिया फैक्टर क्या है? जो मास बांध रखा है आपने, और के स्प्रिंग फैक्टर आ गया। लेकिन यहाँ से आप चाहो इस वाली इक्वेशन से तो m/k को रिप्लेस कर सकते हो L/G से। वहां पर m/k हटाइए और आपका आंसर आ गया। अब इस फॉर्मूले को भी अगर आप ध्यान से देखो, y नहीं है, कितना नीचे खींचकर आप छोड़ते हो इससे कोई लेना देना नहीं। किस पर डिपेंड कर रहा है? किस पर डिपेंड कर रहा है? L। यहां लिख लो, भूल जाओ। L is extension on being loaded. L is extension on being loaded, and it is not the length of the spring. ये गलती हो जाती है न्यूमेरिकल करते वक्त। And it is not the length of the spring. इस फॉर्मूले में भी जो ये L आया, ये वो हिस्सा है जो पानी में है। कितना बड़ा सिलेंडर है उसका कोई जिक्र नहीं है इसमें। समझ रहे हो ना बात को? सिलेंडर बड़ा है छोटा है हमारे लेना देना कुछ नहीं है उससे। जब ये इक्विलिब्रियम में था तो कितना हिस्सा पानी में था उसकी लंबाई है ये भूलना नहीं है, गलतियां हो जाती नॉर्मली। L मतलब लेंथ, L मतलब लेंथ, यदि दे भी देगा वो जानबूझ के L इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। क्या करना है हमने? कितना हिस्सा पानी में है उसकी बात करो।
पाई अंडर रूट एल बाई। एल कौन सी लेंथ हुई? जब आपने लोड किया तो जो वो एक्सटेंड हो गया उसकी बात। जब आपने लोड किया अनलोडेड था, लोड करने के बाद जो एक्सटेंशन आई ये है एल। वाई तो कभी आता ही आगे चलो। अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड ए है, तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पर सबसे ज्यादा कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल मैक्सिमम होती है, काइनेटिक जीरो होती है ना? क्या कोई ऐसी जगह भी हो सकती है मीन पोजीशन से दूर जहां पर u और k बराबर हो? कहाँ कहाँ? लिमिट पॉइंट तो कैसे बोलोगे? क्या कोई ऐसी जगह है? आप ढूंढ सकते हो। मेडिकल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। फाइंड द पोजीशन फ्रॉम द मीन पोजीशन वेयर u इक्वल्स टू k। जहाँ डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड तो मेरे बच्चे यहाँ बराबर होंगे। चलो यहाँ है ना y इज इक्वल टू a। चलो कुछ नहीं करना, फॉर्मूले याद नहीं हुए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, आमने सामने रख दो, अपने आप निकल आएगा। क्या था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? वाई स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। काइनेटिक का बताओ। ए स्क्वायर माइनस वाई। अच्छा, तो इसको कुछ बोल भी रहे थे ना हम, क्या नाम लेते? के बोल रहे थे इसको, राइट। अच्छा, फिर अब कैसे करें? ये तो कट गया, हाफ भी कट गया। 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया? तो बीच में तो नहीं आया, a बाई 2 नहीं आया, a बाई रूट 2 आया। इसका मतलब y इक्वल्स टू बीच से आगे या पीछे? आगे हो गया ना? ये 2 से कम है कि नहीं? क्या वैल्यू है? 1.414। तो y की वैल्यू a बाई 2 से बड़ी है छोटी है? बड़ी होगी। a बाई रूट 2 की वैल्यू a बाई 2 से बड़ी है। इसका मतलब ये जो u इक्वल्स टू k वाला केस है ना, कुछ यहाँ होगा। ये कौन सा ले लिया हमने? तो आधे में ले लिया, कहीं यहाँ होगा ऐसा। याद रखने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना? कि कहीं पर थोड़ा सा आगे, मीन से थोड़ा आगे कहीं पर ऐसा होगा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा। लोडेड स्प्रिंग कॉम्बिनेशन देख लिया ना? न्यूमेरिकल लिख लो, बोलो। छोड़ क्यों रहे? क्वेश्चन था, मैंने लिखवाया नहीं पूरा। हमें ऐसा लोकेशन ढूंढना था जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इक्वेट कर बराबर, जो कि मिड पॉइंट से थोड़ा एक्सट्रीम की तरफ लिखिए। ठीक है, आगे लिखिएगा लोडेड स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। पीछे बढ़ो। किसी बच्चे की तबीयत ठीक ना हो और लग रहा हो कि एसी बंद करवाना है तो करवा लेना। लोडेड स्प्रिंग कॉम्बिनेशंस, और इसमें पहला डालिएगा स्प्रिंग्स इन पैरेलल। स्प्रिंग्स इन पैरेलल। ये स्प्रिंग्स पैरेलल है, इस पर हमने m मास बांध दिया। टाइम पीरियड बताइए, टाइम पीरियड बताइए। दो है। देखो कितनी चीजें आपने अब तक पढ़ी हैं। आप या तो वेट पढ़ते हो
या रीस्टोरिंग फोर्स पढ़ते हो, डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हो, एक्सेलरेशन पढ़ते हो, वेलोसिटी पढ़ते हो। इसके अलावा आपने कौन सी नई चीज पढ़ी है इस चैप्टर में अभी तक? कुछ है नया? स्प्रिंग कांस्टेंट डाल देते हो, के डाल देते हो, ये गिने चुने फैक्टर्स हैं इनको लेके हम कहीं ना कहीं चीजों को मैनेज कर रहे हैं। अब अगर ऐसा हुआ कि दोनों स्प्रिंग में हमने एक ही मास बांध दिया, तो क्या चीज के बारे में लग रहा है कि एक सा होना चाहिए, ये डिफरेंट होना चाहिए? दोनों स्प्रिंग अलग अलग प्रकार के हैं। कैसे पता लग रहा है? फोर्स कांस्टेंट अलग अलग है दोनों का, K1 और K2, है ना? क्या चीज सेम लग रही है? मास तो ऑब्वियसली दोनों में सेम है, मास तो ऑब्वियसली दोनों में सेम है। लेंथ भी चलो मान लिए, और दोनों में एक्सटेंशन सेम आएगी। दोनों को बांधा हुआ है, दोनों पे एक सा वजन लटका दिया, तो दोनों में जो खिंचाव आएगा वो अलग अलग आएगा। ऐसे तो होने वाले नहीं है, तो मैं बढ़ जाऊंगा, तू रह जा पीछे। एक ही मास बांधा हुआ है ना, ज्यादा कुछ करोगे तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा लोगे। अब तो तुम्हें ऐसा वाला चक्कर खत्म हो गया ना बिल्कुल, कि भाई ऐसे हो जाएगा, सही एक बढ़ जाएगा एक कम बढ़ेगा, ऐसे तो कह रहे हो भाई। दोनों का फोर्स कांस्टेंट आगे पीछे है, अगर दोनों में अगर एक में एक्सटेंशन ज्यादा हो गया तो ये यूं हो सकता था, लेकिन हम कह रहे हैं इन दोनों को बांध दिया हमने, पैरेलल करा हुआ। इस केस में दोनों में कैसा क्या चीज सेम आएगी? दोनों में ध्यान रखिएगा y सेम आएगा। y कैसा आएगा? सेम। पैरेलल में क्या सेम आएगा? y। पैरेलल में क्या सेम आएगा? y। ये नहीं, पैरेलल में y सेम। फिर निकालो टाइम पीरियड, फिर तो काम आसान हो गया। क्योंकि पहले वाले में अगर मैं रीस्टोरिंग फोर्स निकालता हूँ, ये आ गया। दूसरे वाले में रीस्टोरिंग फोर्स निकालता हूँ, ये आ गया। टोटल रीस्टोरिंग फोर्स निकालता हूँ, ये भी आ गया। फोर्स प्रोपोर्शनल दिख ही रही है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट किसके बराबर आया? स्प्रिंग कांस्टेंट किसके बराबर आया? K1 प्लस, भाई इसको छोड़कर जो भी सामान है वो स्प्रिंग कांस्टेंट। या और बताइए, इनर्शिया फैक्टर बताइए। वो तो मास है ही जो हमने बांधा हुआ है, इसमें कितना है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताइए। अंडर रूट, बोलते रहो m/K1 प्लस K। अगर इफ K1 और K2 बराबर हुए, कोई बात नहीं, अगर बराबर होंगे तो क्या बन जाए? बस ये हो। या एक स्प्रिंग था तो K आ रहा था, दो स्प्रिंग है दो, लेकिन ये दोनों स्प्रिंग किस में है? पैरेलल। पैरेलल। 6 महीने हो गए तो बोल दिया, पैरेलल। दोनों किस में है? पैरेलल। अच्छा, ये भी पैरेलल है, और जो हम बनाने जा रहे हैं ये भी पैरेलल है। सेम रिजल्ट आएगा दोनों में सेम रिजल्ट आएगा, तो इसलिए ये भी लिख लीजिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। रिजल्ट सेम आएगा m/2 के अंडर रूट। आगे लिखिएगा स्प्रिंग्स इन सीरीज। एक बात तो, एक मिनट बस मैं दोबारा लिखूं, एक लाइन लिख देते हैं यार। स्प्रिंग्स इन पैरेलल के केस में, हाँ, y जैसे आप लोग 10th क्लास में नहीं करते थे, रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो करंट सेम, पैरेलल में हो तो वोल्टेज सेम,
यही करते थे ना, ऐसे हमने यहाँ लिख दिया। हमारे पैरेलल में आए तो हमारा y ऐसे सीरीज लेते हैं, स्प्रिंग्स इन सीरीज। ये पीछे वाली तीनों लड़कियां बताएंगी। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2। हाँ बताओ तीनों बोलिए। इस केस में क्या सेम? बाबा की पढ़ियो, बताओ जल्दी। क्या? वेरी गुड, आ गई। दोनों में रीस्टोरिंग फोर्स सेम है क्योंकि दोनों के ऊपर मास सेम बांधा हुआ है ना? तो रीस्टोरिंग फोर्स तीनों में, दोनों में बराबर आएगी। रीस्टोरिंग फोर्स, बहुत बढ़िया। रीस्टोरिंग फोर्स दोनों में कैसी आएगी? सेम। एक्सटेंशन सेम नहीं आएगा या आएगा? एक्सटेंशन भी सेम आएगा। कैसे? एक तो तुमने स्प्रिंग अच्छे वाले स्प्रिंग कांस्टेंट के बड़ा ले लिया, एक तुमने वो पेन वाला स्प्रिंग लगा लिया। अब दोनों में गर्दन सेम लटका दो, इसकी बैंड बजेगी, मुझे भी पता है। तो दोनों में y सेम नहीं आएगा, y सेम नहीं आएगा। क्या चीज सेम आएगी? k। जरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल दो, क्या आएगा देखो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल दो, रफ में निकाल दो, पहले नोट्स मत खराब करो, रफ में निकाल दो। कोई ना कोई तो कर देगा पक्का। पहले वाले केस में F आया -K1Y1 आया ना? तो यहाँ से अगर मैं Y1 निकाल लूँ तो -F/K1। सिमिलरली जो दूसरा वाला स्प्रिंग है उसमें हमारा Y2 आएगा -F/K2। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आया? आ गया ना? तो ये किसके बराबर आएगा? -F कॉमन ले लें तो 1/K1 + K2, और थोड़ा ठीक से लिख लेंगे तो आ जाएगा ऊपर K1 + K2 K1 K2। ये नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया है ना? तो F किसके बराबर आया? -K1 K2 K1 + K इनटू, आ तो गया सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट होगा। क्वेश्चन SHM में नेट के किसके बराबर आया? नेट के इसके बराबर। अगर कॉपी करके लिखना पड़ रहा है तो कोई फायदा नहीं है, समझ में नहीं आया। अगर खुद कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बताओ कि ये वाला पार्ट नहीं आ रहा है। हमने पहला डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, दूसरा डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। बाद में हमने बोला कि F सेम आएगा, हम मान गए इस बात को क्योंकि दोनों पर सेम वेट रखा हुआ है, और ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि स्प्रिंग्स आर मासलेस, स्प्रिंग में वेट नहीं है ना? अगर स्प्रिंग मासलेस है तो दोनों में क्या चीज सेम लगेगी?
फोर्स सेम लगेगी क्योंकि वेट दोनों में सेम लगाओ, एफ सेम कर दिया हमने। नेट डिस्प्लेसमेंट होता है y1 प्लस y2, तो हमने वैल्यू डाल दी, उसमें से एफ निकाला। अब अगर हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखते हैं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा 2 बाय अंडर रूट m अपॉन k1 k2, ऊपर लिख दो, क्या लिखो, k1 प्लस ये टाइम। ऐसा फॉर्मूला नहीं आ गया जैसा वो रेजिस्टेंसेस सीरीज पैरेलल में होते थे। आप रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते थे तो कैसे निकालते थे? तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता था? इस बार नेट ये k का फॉर्मूला क्या आया? k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, कुछ अलग आया? बस फर्क इतना है, ये पैरेलल में हुआ करता था, स्प्रिंग्स के केस में सीरीज में आ रहा है, स्प्रिंग्स के केस में सीरीज में आ रहा है। देख लो अच्छे से, तसल्ली हो जाए तो चलता। हो गया? क्या फॉर्मूला लिखा दोबारा बताना एक बार, नोटबुक में देखो, नोटबुक में देखो, 2 पाई अंडर रूट अपॉन k1 ठीक है, जैसे हमने पहले किया था। अगर k1 और k2 इक्वल हो जाए तो क्या बनेगा फॉर्मूला? ये हो जाएगा 2m 2k और ये k स्क्वायर k कट गया। पिछले वाले रिजल्ट में और इस वाले रिजल्ट में क्या फर्क आया? कंपैरेटिव जब भी आप पढ़ते हो चीजों को तो याद करनी आसान रहती है। सीरीज में 2m/k आया और पैरेलल में m/2 ठीक। जैसे खतरनाक क्वेश्चंस की साइंस फेंकती रहती है, मैंने तो अभी देखा हुआ। अच्छा, m/2k हम आज की साइड फेंकती है लगातार, खतरनाक है। अच्छा, इसको सीरीज वाले केस को ऐसे भी ले सकते हैं। ये भी तो हो सकता है एक स्प्रिंग आए फिर दूसरा स्प्रिंग आए, ये भी किस में आएगा? सीरीज में, ठीक है, m/2। सीरीज में 2m/k, सीरीज में f सेम है ना, और इसमें रिजल्ट्स ज्यादा जरूरी हैं, रिजल्ट्स पर ध्यान रखो। अगला वाला आप करेंगे। इन दोनों में ज्यादा बड़ा कौन सा लग रहा है वैसे अगर केस सेम ले लिया जाए? है ना? एक और देखो, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन एज शोन। चिराग को क्या फीवर हो गया भाई? अच्छा, क्या गोलगप्पे खिला के लाया था तो उसको? नहीं, बताओ जरा, ये क्या है? सीरीज है, पैरेलल है, आंसर निकाल के बताओ। ये स्प्रिंग में, ये स्प्रिंग जो है सीरीज में है या पैरेलल में?
ये आपका क्लास वर्क है, अभी करेंगे आप। और बाबू बताइए, इसको दोनों में क्या सेम है? y सेम है। दोनों में कॉम्बिनेशन कैसा हो गया? पैरेलल। आपको बताइए टाइम पीरियड का क्या? y सेम कैसे होगा? अरे इसको मैं 2 सेंटीमीटर से सरकाता हूँ तो ये 2 सेंटीमीटर कंप्रेस हो गया, ये 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड हो गया। दोनों है कंप्रेस होने या उससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? दोनों में एक्सटेंशन या कंप्रेशन कितना है? 2 सेंटीमीटर। मीन अपनी नॉर्मल पोजीशन से कितना सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है दोनों में? 2। अगर दोनों में 2 आ रहे थे, इसमें भी y2 है, इसमें भी y2, निकाल सकते हो। F1 F2 इक्वल तब होते हैं जब स्प्रिंग का K सेम। फोर्स का फॉर्मूला है K × Y। आप कह रहे हो K अलग है, Y सेम है, तो F कैसे सेम है? F का फॉर्मूला आप बोल रहे हो KY, आपने बोला Y सेम, एक्सेप्टेबल, लेकिन K तो अलग अलग है, तो फिर F कैसे आएगा सर? F तो सेम नहीं आएगा। आंसर निकाल के दिखाओगे कैसे करोगे? इस केस सॉल्व करना हो और रिजल्ट तक पहुंचना हो तो क्या करोगे? बताएंगे पापा की बढ़िया, जल्दी करो। अरे मम्मी के मदर बच्चों वो भी बता सकते हो। मुश्किल है क्या? दोनों में फोर्स सेम डायरेक्शन में नहीं? अच्छा रुक बताओ। ध्यान रखें, दोनों में फोर्स की डायरेक्शन सेम है। आदित्य कुंडू नींद क्यों आ रही भाई आज? आदित्य कह रहा हूँ जब स्कूल उठो क्या आना है? मेरे पास है बिल्कुल चिल्ड पानी बर्फ का। आज क्या हो गया? F = F1 + M हो गया ना? ये है ऐसे मोड स्लाइड कर दिया उससे बोल तो आ जाएगा -K1y -K2y, तो -K1 + K2y, तो K इफेक्टिव कितना आ गया इस केस में? K1 + K2 खत्म। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π √ इनर्शिया फैक्टर ऑन K1। आगे चलते एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो ये भी पैरेलल ही हो गया। एक काम कर लेते मेरे ख्याल से, जहां तुमने पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया है ना, वहां इसकी शक्ल बना लो बस, सिर्फ ताकि एक ही जगह हो जाए। पैरेलल हमने बनाए थे ना, पैरेलल हमने कहा ये वाला पैरेलल, फिर हमने कहा ऐसे करके बनाया, ये भी पैरेलल, ये भी बना दो साथ। ये तीनों ही पैरेलल में आ गए और तीनों पैरेलल में है, तो हमें दिमाग में आ भी रहा है तीनों में क्या सेम है। पैरेलल में y सेम, पैरेलल में y सेम, ठीक है। अगर स्प्रिंग सेम हुए तो दोनों में K भी सेम, और K भी सेम तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स भी सेम। सिंपल है। आगे चलो। अब ये कह रहा है लेट अस हैव, एक क्वेश्चन की तरह लिख लो इसको, आर्टिकल की तरह। लेट अस हैव अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K। लेट अस हैव अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K and length capital L, length capital Y, and load it by a weight mg. लोड लगा दिया हमने mg, एक्सटेंशन इज स्मॉल l,
एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग भी स्मॉल एल। तो आप ये लिख सकते हो KL इज इक्वल टू mg। आप लिख सकते हो ये आपने एक स्प्रिंग ले लिया, स्प्रिंग पे वेट लटका दिया, ऐसे वेट किधर है, नीचे की तरफ को, ऊपर को क्या लग गई, रीस्टोरिंग फोर्स को आपने इक्वेट कर दिया। बस इतना ही फर्क है कि यहाँ y लिख दिया मैंने, आपको यहाँ L दे दिया, तो ये आ गया हमारे पास KL इक्वल्स टू mg। अब ये कह रहा है कि let us now cut the spring into two equal parts. Let us now cut the spring into two equal parts. स्प्रिंग की लंबाई कितनी ली थी, कैपिटल है। अब हमने क्या किया, स्प्रिंग को काट दिया और इस पर दोबारा हमने mg लटकाया। ठीक है, लेंथ कितनी हो गई, कैपिटल L बाय, हो गया। अब ये कहता है बताओ मैं इसका फोर्स कांस्टेंट कितना होगा, स्प्रिंग फैक्टर कितना होगा, इसका स्प्रिंग फैक्टर कितना होगा। पहले वही स्प्रिंग L लेंथ का था, अब हमने L/2 लेंथ का कर दिया। पहले फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर K था, क्या अब K पर फर्क पड़ा, पड़ा तो कितना पड़ा, तो कितना पड़ा। एक सिंपल सा लॉजिकल चीज है, पहले स्प्रिंग था, मान लो ये खींच रहा था 6 सेंटीमीटर, आधा कर दिया तो अब 3 सेंटीमीटर खींचेगा, सीधी सी बात है। क्यों, क्या मतलब, अरे इतना लंबा स्प्रिंग की लेंथ है मेरे पास, उसमें एक्सटेंशन अगर मेरे पास 6 सेंटीमीटर आ रही तो आधा काट दोगे तो 3 ही आएगी, अब 6 थोड़ी रह जाएगी। तुम ज़्यादा करोगे तो मैं 1/4 कर दूंगा, अब खींच के दिखाओ 6 सेंटीमीटर, ज़्यादा करोगे 1/8 कर दूंगा, अब खींच के दिखाओ 6 सेंटीमीटर। अब तो बोलोगे कि एक्सटेंशन कम हो रही है, एक्सटेंशन तो कम हो रही है। ध्यान रखिएगा, स्प्रिंग पहले जितना भी लंबा था हमने उसका आधा कर दिया। दोनों बार अगर आप सेम वेट लटकाओगे, लेंथ आधी करने से एक्सटेंशन भी आधी हो जाएगी। एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग will be reduced to half. K पर फर्क पड़ेगा, K पर पता नहीं, अब फॉर्मूला आने देखो, तुम डाल के तो देखो, जो मैं बोला एक्सटेंशन आधी हो जाएगी। सामने लिखा हुआ बोर्ड पे इसमें बताना क्या है, एक्सटेंशन आधी हो जाएगी। अगर इसमें एक्सटेंशन y हुआ है तो इसमें एक्सटेंशन y/2 हो जाएगी। तुम उस फॉर्मूले को नहीं देख रहे हो, तो ये लिखा है K का फॉर्मूला किसके इक्वल आ रहा है, ये एक्सटेंशन ही तो है, ये तो आप बदल ही नहीं रहे, तो K किसके इन्वर्स में आ गया, सॉरी 1/L आ गया ना। लेंथ कैसी हो गई आपकी, एक्सटेंशन कैसी हो गई, आधी, तो K कैसा हो गया, डबल। तो अगर ऐसे नहीं लिखना, एक काम करो, ऐसे छोटे बच्चे को क्या करो, K डैश निकाल, mg/L/2, K डैश को K से डिवाइड करो, कितना आएगा, यानी K डैश कितना हो गया, 2K, K डैश कितना हो गया, 2। रिजल्ट्स याद रखो, भूलना नहीं। स्प्रिंग के जितने टुकड़े करोगे फ्रैक्शंस में, उतने टाइम्स स्प्रिंग फैक्टर हो जाए। स्प्रिंग के 4 टुकड़े कर दिए, स्प्रिंग फैक्टर 4 गुना हो जाए। तेजस सुन रहे हो ना, तेजस बाबा सुन रहे हो, हाँ वो इसीलिए कर रहा हूँ।
चिराग भी सुन रहा है। K is direct inversely proportional to L. L माने एक्सटेंशन। आपने कहा एक्सटेंशन आधी हो गई तो K डबल हो गया, एक्सटेंशन 4 गुना हो गई तो K 4 गुना हो गया। नींद आ रही है आज तो फिल्म कौन सी होती है? रेड रेड अभी पीनी है? हाँ जी, आज बताइए। ये ले जमीन में हम कितना गहरा गड्ढा कर पाए आज तक? बहुत साल पहले रशिया ने किया था शुरू, आजकल किम जोंग कर रहे हैं, मतलब चाइना कर रहे हैं। चाइना कर कितना किलोमीटर लंबा रहा था, कितना अंदर घुस गया होगा आज? शायद 64 क्या किलोमीटर? फेंकता अच्छा है, 30-35 किलोमीटर का सुना मैंने शायद, सेक्शन में पता नहीं कितना नीचे ड्रिल कर चुके हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन कर रहे हैं जबरदस्ती। चाइना वालों को तो वैसे भी अरे ये कर रहे हैं। हाँ, बनाने में तो उस्ताद है, कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं। अब मान लीजिए हमने अर्थ में यहाँ से ड्रिल किया, और क्या रास्ता इतना लंबा घूम के जाना पड़ता है बताइए। आर पार छेद कर दिया हमने सीधा यहाँ से डायमेट्रिकली ऑपोजिट जगह पहुंच गए। अब यहाँ से हमने एक मास को छोड़ दिया, उसका मोशन कैसा होगा? ऑब्वियसली ऐसे ऐसे होगा। प्रूव करो, प्रूव करो। नहीं मैंने नहीं बताया, चलो बताओ। यहाँ से छोड़ेंगे तो वो यहाँ तक आएगा, फिर चला जाएगा। जब वो सेंटर पे आएगा तब एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सेंटर पे ऑसिलेट करता है। नहीं वो ऐसे ऐसे करेगा। क्यों? ठीक है तुम लोग बताओ, तुम लोग पढ़ रहे हो। ये है R, और मान लो आप D डेप्थ नीचे आ गए यहाँ, तो ये कितना बचा? R माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ड्यू टू डेप्थ जी 1/d फ्रैक्शनल चेंज वाला बता दो। 1/d to 1 minus d upon r। G into 1 minus D by R। D क्या है? डेप्थ। कैसे प्रूव करूं? ऐसे चलो, मेरे को तो नहीं आ रहा, आप करो। आएगा इसी से, कर चुके हो, सामने हो गया, बस और समझाना है। और क्या बताओ ना, बताओ ना। हाँ हाँ, एक काम कर लो, इसका एलसीएम ले लो। क्या ये एक्सेलरेशन जो दिखाई दे रहा है इसके प्रोपोर्शनल लिया गया? और ये तो क्या है? यानी G का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर गया। तो पहले दिन से यही कहते आ रहे हैं, रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो, तो मोशन कैसा होता है? SHM। देखिए ये बदलेगा नहीं, सरफेस ऑफ अर्थ पर G का वैल्यू है, ये अर्थ का रेडियस है, ये चेंज नहीं होगा। अगर ये नहीं बदल रहा, ये नहीं बदल रहा, फिर तो हम ये कह सकते हैं कि G डैश किसके प्रोपोर्शनल है? R माइनस D के। और R माइनस D क्या है? इस सेंटर पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट है। क्या हो गया? टाइम पीरियड निकाल सकते हो इसका, टाइम पीरियड निकाल सकते हो इसका।
कौन सा है? ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। सर वो तो सरफेस के अंदर वाला तो ये है, सरफेस वाली वैल्यू है। अगर यहाँ वैल्यू डालोगे तो 9.8 ही डालोगे। कितना है टाइम पीरियड कितना? अरे तो बहुत आसान है। कितना है? r बाय बस और क्या 2 पाई अंडर रूट मास कितना है m। इसको आपने छोड़ा, जिसको आपने छोड़ा m मास को, वो m आ गया। नीचे क्या आएगा? क्या लेते हो? इस डिस्प्लेसमेंट को छोड़ दो, इसके अलावा जो भी है ये g/r, ये क्या है? ये तो नहीं आया फिर तुम्हारा वाला, जो तुम बोल रहे हो तो नहीं आया। तुम बोल रहे हो 2 पाई अंडर रूट r बाई g, बिल्कुल ठीक है। तुमने कैसे बताया? तुमने वो पहले वाले से अंदाजा लगा लिया। पता है मेरे को सिलेंडर में हमने कितनी लेंथ पानी में ले रखी थी, उस अपॉन जी है ना। यूट्यूब में कितना लिक्विड में उसमें ट्यूब में पानी था, अपॉन जी ऐसी करके कर रहे थे आप, अपॉन जो भी था। अब कैसे करूँ? r बाई जी आता है, करवा दो मेरे को, बना दो इससे आ जाएगा। पता नहीं मेरे को, मुझे नहीं आ रहा, पता है थोड़ा लगाए थोड़ा जी डैश का एक्सेलरेशन। फोर्स निकालने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा? m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो mg डैश इज इक्वल टू mg इंटू r माइनस d बाय r। अब ये आ गई आपकी रीस्टोरिंग फोर्स, आ गई। ये किसके इक्वल आ रही है? mg बाय r इंटू r माइनस d। और फोर्स के इसमें y को छोड़ दो, बाकी जो चीज होती है वो क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग फैक्टर आ गया, ये स्प्रिंग फैक्टर आ गया। अच्छा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई m अपॉन अगर आप कॉपी करके करने जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं सीख रहे हैं आप। बिना देखे खुद करो, समझ के तो समझ में भी आएगा कि हाँ मेरे को आगे। अगर मैं इसमें वैल्यूज डाल दूं ना, r की वैल्यू तो टाइम पीरियड का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है बढ़िया काम हो जाएगा। 1.5 घंटे में अर्थ के आर पार निकल के बोली तो फिर अपने घर दोबारा से 45 मिनट में नीचे, 45 मिनट में ऊपर की कोई नहीं, बस कूदना है नीचे। 40 मिनट बाद इधर और 40 मिनट बाद फिर अपने घर वापस। पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट सोच ही रखा है बस, केवल एक हाइपोथेटिकल सा। हाँ बीच वाली मैं तो एक्सट्रीम से कूद रहा हूँ ना, पर मैं तो एक्सट्रीम से अंदर जा रहा हूँ। वही है क्या ये? कितना होता है? अच्छा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का? किसका? ठीक है। आजकल तो सारी सैटेलाइट ऑर्बिट करती है। कौन सी है? निकाले ना, तो फॉर्मूला तो मालूम है टाइम पीरियड को, बता देना।
भाई टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट का फॉर्मूला ले लें, उसमें 84.6 टी की जगह डाल दे, एच निकाल लेना, अंदाजा लग जाएगा कितनी हाइट पर सेटेलाइट की बात है। ठीक है, फिलहाल ये चीज समझ में आएगी नहीं आई? नहीं आई? देख, ये तो फॉर्मूला याद था। अच्छा, हमने उसमें m मल्टीप्लाई कर दिया कि नहीं? इन दोनों फैक्टर्स को अगर मैं छोड़ दूं तो ये क्या है? इस O पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट, जब भी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो क्या चीज आती है? SHM आता है। ठीक है, गलती हम कहाँ कर रहे थे? हमने एक्सेलरेशन से वो निकाल लिया, स्प्रिंग फैक्टर, है ना? लेकिन होना कहाँ से निकलना चाहिए? रिस्टोरिंग फोर्स से। तुमने मास यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, मास यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो वेट है वो क्या है? इसका वेट क्या होता है? एक ऐसी फोर्स जो बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। जब ये यहाँ होगा तो इस पर वेट लगेगा, नीचे की तरफ खींचेगा। जब ये यहाँ होगा तो फिर फोर्स लगेगी नीचे की, तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन देगा? वेट ऑफ द बॉडी। ये किसके बराबर आ गया? y को छोड़ दो, बाकी जो सारा होता है वो क्या होता है? स्प्रिंग फैक्टर। तो स्प्रिंग फैक्टर कितना है? mg बाय r। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2 का अंडर रूट m बाय k, है ना? k कितना है? mg बाय r। तो देख मान लो इसको ऐसी बात नहीं है, सारे आर्टिकल कर लिए। f इज इक्वल टू ky तो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना? तो ये k लिया आता है, जरूरत नहीं। हाँ, ऐसा तो मैं बहुत जगह हटा दिया। हाँ, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन सब जगह बदल रहा है। नहीं, एक्सेलरेशन सब जगह है। अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो जी की वैल्यू लगातार घटती चली जाती है। आप 100 मीटर पे जाओगे जी का वैल्यू अलग होगा, 500 मीटर पे जाओगे जी का वैल्यू अलग होगा, इसलिए मान नहीं लगता। लेकिन वो तो मैंने यूज करा भी नहीं करा। आगे लिखिए। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो एयर की डेंसिटी बढ़ जाती घट जाती? अगर ह्यूमिड एयर को 9th क्लास में आप पढ़ते थे कि अगर एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो तो साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो तो पानी की स्पीड, साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? ह्यूमिड एयर और ड्राई एयर में किसकी डेंसिटी ज्यादा है? मेरा सवाल ये है। ह्यूमिड एयर और ड्राई एयर में किसकी डेंसिटी ज्यादा है? सवाल ये है। क्यों? तो क्या अच्छा, पानी में मेजरली क्या चीज है? सॉरी, उसमें आपके एयर में मेनली क्या चीज है? दो गैस। इसका मास बताओ। 14 28 U। इसका मास बताओ। ठीक है, अब बहुत सारा वाटर वेपराइज हुआ। वाटर वेपर बनने के बाद पानी का भी बता दो। अब पानी का वेपरेशन बहुत सारा हुआ और पानी के वेपर्स बन बन के इनके बीच में लागू से ओवरऑल मास बढ़ गया कि घट गया? अरे बढ़ेगा कैसे? ये क्या कहीं वैसी खाली जगह बोलते इनको हटाएंगे, खुद बैठेंगे जाके उसकी जगह? हल्के मॉलिक्यूल्स घुस गए कि नहीं घुस गए उसमें? अगर पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हो तो इसमें से हल्के ये जो भारी वाले मॉलिक्यूल है ये हटेंगे, उसकी जगह क्या जाके बैठेंगे? ओवरऑल डेंसिटी कम होगी बढ़ेगी? अब
मान लो यहाँ तोमर जैसे 25 बच्चे और इकट्ठे हो जाए, बताओ एवरेज डेंसिटी मास की बढ़ गई घट गई ना, बस तुम भी यही बात कर रहा हूँ। अच्छा 10 राव साहब ले आओ या 25 तोमर ले आओ, अब आपको पता क्या चीज की बात कर रहा हूँ, सही बात। है ना। तो हमें ये रिप्लेस कर दिए, किससे रिप्लेस कर दिए? हल्के वालों से। बस अपने आप वॉल्यूम तो यूनिट वॉल्यूम ही ले रहे हो, मास कम हो गया, डेंसिटी कम। बात करो ऐसे मत बता करो, प्रोटीन के डब्बे खा रहे हैं। थोड़े दिन बाद ही राव साहब को प्रोडक्ट नहीं देंगे। वही तू तो बहुत तगड़ा है, मैं तो इतना महंगा ही लगू। चलो अनडैम्प्ड, ये लिख लिया पिछली वाली लाइन, लिख रहे ना, हमारे चैप्टर में काम आने वाली है। तुम्हें क्या लगा वैसे एंटरटेनमेंट के बाद एक प्लस को काम आएगा हमारा। कभी तो चिराग के साथ रहता है, जैसे तुम बग्गी देखकर तो चिराग का हाथ पकड़ लेता है। लिखो जाए उमर, यहाँ से मम्मी को आवाज लगा जोर से अपने घर पर, पहुंच जाएगी? क्यों नहीं पहुंचेगी? क्यों नहीं पहुंचेगी? क्या? अच्छा उससे क्या होगा? अच्छा चल यहाँ से सड़क तक लगा, जितनी तेज यहाँ शोर लग रहा होगा उतना वहां पहुंचेगा। क्या हो गया ये? तूने जितनी जोर से चिल्लाया, अगर तू ध्यान से देखे तो तेरा जो एम्पलीट्यूड था साउंड का, कम होता चला गया। जहां इसने यहाँ बोला था एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा था, एम्पलीट्यूड एनर्जी बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे आगे गए एनर्जी डिसिपेट होती गई और एम्पलीट्यूड लगातार घटता चला गया। इस तरह की ऑसिलेशंस को डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। ठीक, समझ लोगे? एक की डेफिनेशन लिखो, एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, और क्या करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ एनर्जी का सोर्स हो जो हम लगातार देते जाएं, एम्पलीट्यूड सेम बना रहे, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, undamped oscillations. ये undamped oscillations, ये स्केल रखा हमने यहाँ पे, प्लेस किया। शुरू में तो ऐसे 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 था, फिर धीरे 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 धीरे। आगे लिखिएगा फ्री, फोर्स्ड एंड रेजोनेंट ऑसिलेशंस। फ्री, फोर्स्ड and resonant oscillations. थोड़ा सा आगे इसमें लिखिएगा, when a body which is capable of oscillating, when a body which is capable of oscillating is given some initial displacement
from its equilibrium position. Displacement from its equilibrium position and left free, comma, it begins to oscillate with its natural frequency. Such oscillations are called free oscillations. और ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी ये 1/2 पाई अंडर रूट अभी तो कर क्या है साइन पीरियड का फॉर्मूला लिखा था ना उसको उठा के उल्टा कर दिया। फ्री ऑसिलेशंस का एग्जांपल एक ट्यूनिंग फोर्क देखा लैब में देखा हुआ ट्यूनिंग फोर्क देखा नहीं देखा ऐसे तो देखना चाहिए और इसको मेरे लैब में लेके क्या तक ऐसा होता है ट्यूनिंग फोर्क कोई छोटे होते हैं कोई बहुत बड़े होते हैं पैर तो लंबी लंबी होती है ना किसी की ये आर्म जो होती है छोटी छोटी होती है। अब इसको रबर के पैड पे ऐसे मारो और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी होती है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है लेकिन महसूस सुनाई देता है। जैसे मान लो मैंने किसी के ऊपर लिखा हुआ है 56 हर्ट्ज तो इसका मतलब ये ऐसे और ऐसे 1 सेकंड में 56 बार ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर जाएगा। 256 हर्ट्ज 128 हर्ट्ज ऐसे अलग अलग लेंथ के अलग अलग छोटे बड़े प्रॉम्स होते हैं तो जिसके ये साइड के 2 आर्म्स हैं इसके ये ऑसिलेट करते हैं अलग अलग तरह के होते हैं अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी होती है तो ये ट्यूनिंग फोर्क है। अब आपने क्या किया ट्यूनिंग फोर्क लिया रबर पैड पे मारा और छोड़ दिया तो अपनी फ्रीक्वेंसी से लगातार क्या कर रहा है वाइब्रेट कर रहा है। बहुत सिंपल एग्जांपल झूले में बच्चे को बिठा दो वो जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा वो उसकी कौन सी फ्रीक्वेंसी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये जो था स्केल ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में 1 बार करे या 2 बार करे या 3 बार इसकी नेचुरल फ्री। नेक्स्ट देखो फोर्स्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस कुछ होती ही नहीं। अनडैम्प्ड देखो अगर मैं इसको ऐसे करके छोड़ दूं तो ये डैम्प है लेकिन अगर मैं इसको बार बार ये जो एनर्जी लॉस होता है कुछ यहाँ पर सिस्टम ऐसा लगा दूं कि हम इस एनर्जी लॉस को पूरा करता रहे तो डैम्पिंग कैसी होगी होगी नहीं चलती रहेगी। Forced oscillations when a body is made to oscillate not with its natural frequency but with the frequency of applied periodic force. Oscillations are called forced oscillations. Oscillations are called forced oscillations. जितने भी stringed instruments हैं सितार गिटार जो भी वीणा जो भी आप बजा लेते हो उसके अंदर अगर आप देखें तो उन तारों को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे छोड़ते नहीं हैं कि हमने ऐसे लिया उसको ऐसे करके उसको हिलने दिया जाता है बार बार उसको फोर्स्ड ऑसिलेशंस करते ही रहते हैं। कभी हम उसका लेंथ छोटा कर देते हैं वो ऐसे ऐसे करते हैं उससे क्या होता है इतना लंबा तार है उसको मैंने ऐसे किया
ऐसे किया मैंने उसको तो वो इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, तो थोड़ा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ऐसे ऑसिलेट करने लगा, एक्सीलेट करने लगा। फिर हमने क्या था थोड़ी बार और कोई और नोट क्या बोलते हैं, फिर कोई और नोट, हाँ नोट, कोई और नोट आई, हमने उसको थोड़ा यहाँ दबा दिया, लेंथ पहले इतनी ली, अब जब हम उसको यहाँ दबा लेंगे तो लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगी। अब ये उतना ज़्यादा फ्रीली ऑसिलेट नहीं करेगा, फिर आपने और इधर दबा लिया, अब ये और थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करेगा, है कि नहीं। ये बात नॉर्मल सी याद रखा है, लंबा तार होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी उससे। सोच के देखो, इसमें बड़ा सा तार है, यहाँ से लेके यहाँ तक बांध दिया मैंने, लंबा तार लेके उसको बीच में प्लग किया, पकड़ा, छोड़ दिया मैंने इसको, तो वो ऐसे से हिलेगा, धीरे हिलेगा, सॉरी धीरे हिलेगा ऐसे ऐसे करके, लेकिन ऐसे से हिलेगा। लेकिन हमने क्या किया, उस तार को वहाँ ना बांध के यहाँ तक बांध दिया, छोटा कर दिया, फिर पकड़ के फिर छोड़ दिया, फिर पकड़ दिया, अब ये क्या करेगा, थोड़ा तेज हिलेगा, और छोटा कर दिया, यानी लेंथ से फ्रीक्वेंसी में फर्क पड़ा। ये बात ध्यान रखिए, नॉर्मल चीज़ों की तरह समझो कि फेस की तरह पढ़ोगे दिक्कत होगी। नॉर्मल चीज़ों की तरह समझो, तार इतना लंबा होगा और तुम झूले बैठो, कुछ झूले ऐसे तो स्विंग जो होते हैं वो इतने लंबे लंबे होते हैं, ऊंचे ऊंचे, बहुत ही ऊंचे ऊंचे, क्या वो जल्दी जल्दी ऐसे ऑसिलेट कर लेंगे जितना आपका पार्क वाला झूला कर लेता है। पार्क वाले झूले में क्या होता है, बच्चा यूं गया जल्दी जल्दी, लेकिन अगर वो बहुत ऊपर बंधा हुआ है, कई बार देखते तो मैं वीडियो देखता तो वो वैली की तरफ ले जाते हैं, देखो वो कितने ऊंचे ऊंचे होते हैं, वो वैली की तरफ जाते हैं तो यूं जाएंगे, फिर यूं आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन आप जाते हैं टूट भी गए। चलिए, ये कहते हैं, इसे कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। जब हम ये देखो, ये फोर्स्ड ऑसिलेशन, ये अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन मैं कुछ करने नहीं दे रहा उसको, मैं अपने हिसाब से वाइब्रेट कर रहा हूँ, जब मेरा मन कर रहा था मैं इसके ऊपर फोर्स कर रहा था, तो ये अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं कर पा रहा, फोर्स्ड ऑसिलेशन। नेक्स्ट लिखिएगा रेजोनेंट ऑसिलेशन। रेजोनेंट ऑसिलेशन